बच्चों लोग आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और आपको पता है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दो पार्ट होता है, ठीक है। एक होता है ज्योमेट्रिकल और एक होता है ऑप्टिकल, ठीक। इसका दो टाइप होता है, ज्योमेट्रिकल होता है आइसोमेरिज्म। इसका दो टाइप क्या क्या है, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है। और एक होता है ऑप्टिकल, एक होता है ऑप्टिकल। तो आज के सेशन में मेरा मोटो रहेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कवर करना, इसको कवर करना, ठीक है। तो पहले छोटा सा समरी देख लेते हैं कि आखिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है उसका टाइप क्या है और उसका होने का रीजन क्या होता है। मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म अगर होता है तो उसके ऑकर करने का रीजन क्या है, ठीक है। तो ध्यान दोगे, तो स्टीरियो आइसोमर्स किसको बोलते हैं। तो अगर दो मॉलिक्यूल जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो और सेम स्ट्रक्चर फार्मूला हो बट डिफर करेगा ओरिएंटेशन इन स्पेस, और या तो ओरिएंटेशन स्पेस में डिफर करेगा या फिर ऑप्टिकल रोटेशन में डिफर करेगा। डिफर इन ऑप्टिकल रोटेशन, या तो ओरिएंटेशन में डिफर करता है या तो ऑप्टिकल रोटेशन में डिफर करता है। तो ऑप्टिकल रोटेशन किसका, तो पीपीएल लाइट का। पीपीएल का मतलब होता है प्लेन पोलराइज लाइट। तो पीपीएल लाइट को के रोटेशन में अगर डिफर करेगा तो आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। यानी स्टीरियो आइसोमर्स में दो पॉसिबिलिटी, या तो आपका डिफर करेगा ओरिएंटेशन में या फिर डिफर करेगा आपके ऑप्टिकल रोटेशन में। किसका, प्लेन पोलराइज लाइट के, ठीक है। अब ध्यान देना, तो बेसिकली दो टाइप का आपका स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है, दो टाइप का आपका स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है। तो दो टाइप क्या क्या है, ध्यान देना। दो टाइप क्या क्या, ध्यान देना। तो बोला गया है पहला, तो पहला टाइप अराइज होता है ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ये ध्यान देना, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला जो स्टीरियो आइसोमर अराइज होता है ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन इन बॉन्ड रोटेशन, यानी बॉन्ड के रोटेशन में अगर रेस्ट्रिक्शन होता है तो उस केस में आपका एक आइसोमर स्टीरियो आइसोमर अराइज होता है, उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने का रीजन क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन, यानी आपका जो बॉन्ड घूमता है, ठीक है। तो बॉन्ड घूमने में यानी बॉन्ड के रोटेट करने में रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज करेगा, यानी वो ऑकर करता है, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन इन बॉन्ड रोटेशन। ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने का जो फंडामेंटल रीजन होता है, ठीक है, इसका फंडामेंटल रीजन नहीं होता है, बोल सकते हो एक फंडामेंटल रीजन है। ये आपका फंडामेंटल रीजन है, ठीक। ध्यान देना, अगला पॉइंट है तो ये हो गया। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्यों होता समझ में आ गया। सिमिलरली अगर आइसोमेरिज्म में अराइज होता ड्यू टू डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट, यानी पीपीएल लाइट जो होता है, यानी प्लेन पोलराइज लाइट होता है, उसका रोटेशन अगर अलग अलग होगा, यानी उसके लिए अलग अलग बिहेवियर शो करेगा, उसके कारण जो आइसोमेरिज्म अराइज होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब जाना ना, हमारा भी फोकस क्या है ना, हमारे आज के क्लास का फोकस रहता है ज्योमेट्रिकल, ठीक है। तो फर्दर ऑप्टिकल पे डिस्कशन हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग मूव करते हैं ज्योमेट्रिकल पे। और जब हम लोग ऑप्टिकल स्टार्ट करेंगे तो ऑप्टिकल का जो इंट्रोडक्शन है वो हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली मूव करते हैं ज्योमेट्रिकल पे, ठीक। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने का लॉजिक क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है, तो बोलना कि जहाँ भी बॉन्ड रोटेशन में रेस्ट्रिक्शन होगा, यानी बॉन्ड रोटेशन जहाँ पे अलाउड नहीं होगा वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये पहला रीजन है, बट ये सफिशिएंट नहीं है, ये एसेंशियल है
बट सफिशिएंट नहीं है, मतलब बस इतने से काम नहीं चलेगा, और भी कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो पहला तो एसेंशियल कंडीशन है ज्योमेट्रिकल के लिए कि आपका बॉन्ड रोटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज आपको समझाया वहां पे ध्यान से। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करने का जो एसेंशियल कंडीशन होता है, तो एसेंशियल कंडीशन ध्यान देना। पहला कंडीशन बोला गया है कि रेस्ट्रिक्शन इन द बॉन्ड रोटेशन। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन इन द बॉन्ड रोटेशन पहला पॉइंट, पहला जो होना चाहिए। सेकंड क्या बोला है, एटलीस्ट टू ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट एट पॉइंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन। इन जिस पॉइंट के बाद हम रेस्ट्रिक्शन का बात कर रहे हैं वहाँ पे कम से कम 2 ग्रुप होना चाहिए, और एंड बोथ शुड बी डिफरेंट। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट अगर आपको दिखता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज होगा। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहला कंडीशन क्या बोला गया है कि आपका बॉन्ड रोटेशन क्या होना चाहिए, अलाउड नहीं होना चाहिए। देयर इज रेस्ट्रिक्शन इन द बॉन्ड रोटेशन। ठीक है, तो आपके बॉन्ड रोटेशन में क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि 2 पॉइंट है, मान लेते हैं कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, तो 2 पॉइंट के बाद अगर मान लें कि बॉन्ड घूम नहीं रहा है, मतलब यहाँ ये 2 पॉइंट को मार्क कर रहे हैं, ए और बी पॉइंट मान रहे हैं। ठीक है, इस ए और बी पॉइंट के बाद अगर बॉन्ड नहीं घूम रहा है तो ध्यान देना, ये जो पॉइंट ए और बी में तो 2 पॉइंट है, तो बोला गया है कि कम से कम ए और बी के पास 2 ग्रुप होना चाहिए। तो जहाँ यानी हम बोल रहे हैं कि पॉइंट ए में बॉन्ड घूम नहीं रहा है, तो पॉइंट ए के पास 2 ग्रुप अटैच होना चाहिए और दोनों अलग अलग होना चाहिए। पॉइंट बी पे अगर बॉन्ड नहीं घूम रहा है तो वहाँ भी 2 ग्रुप होना चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, अलग मतलब ए पे जो कैपिटल ए पॉइंट जो है उस पर 2 अलग ग्रुप होना चाहिए, और बी पे जो है वहाँ अलग होना चाहिए। तो यहाँ जो अलग होगा तो आप सी डी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी इवन आप ए बी ले सकते हो, भी चलेगा। मतलब पॉइंट ये है कि आपको सोचना है यहाँ पे, मतलब आपको ए पॉइंट पे सोचना है कि यहाँ 2 अलग होना चाहिए, मतलब पॉइंट ए को बी से मतलब नहीं है। ठीक है, आपको फोकस क्या करना है कि पॉइंट ए पे 2 अलग होना चाहिए, पॉइंट बी पे क्या होगा छोड़ दो, पॉइंट ए पे 2 अलग होना चाहिए और पॉइंट बी पे 2 अलग होना चाहिए। और पॉइंट ए पे जो 2 ग्रुप है और पॉइंट बी पे जो दो ग्रुप होगा उसमें क्या रिलेशन, उससे मेरे को मतलब नहीं है। ठीक है, मेरा बस मोटो है कि जो 2 पॉइंट है वहाँ पे 2 ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, और दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करता है, नहीं तो नहीं करेगा। अगर मान लेते हैं, अगर ऐसा मान लेते हैं कि पॉइंट ए पे अगर 2 सेम हो गया, मान लेते हैं ए कर दिए, तो अगर ऐसा कर देंगे तो पॉइंट बी पे अगर अलग भी होगा ना, पॉइंट बी पे अगर आपका अलग भी होगा तो भी ज्योमेट्रिकल नहीं हो पाएगा। यहाँ मान लो सी डी भी कर देंगे ना, या ए बी भी कर देंगे, तो पॉइंट बी पे 2 अलग है, 2 ग्रुप अलग है। ठीक है, तो भी ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, इसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि 2 आपके बॉन्ड रोटेशन में आपका बॉन्ड रोटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए, और जिस पॉइंट के अबाउट बॉन्ड रोटेशन अलाउड नहीं, उस पॉइंट्स पे कम से कम 2 ग्रुप होना चाहिए, और दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तभी आपका ज्योमेट्रिकल होगा। ठीक है, ध्यान देना। तो बॉन्ड रोटेशन अलाउड कब नहीं होता है, बॉन्ड रोटेशन अलाउड कब नहीं होता है, ध्यान देना। तो यहाँ पे टाइप से बात कर रहे हैं, तो ज्योमेट्रिकल का जो टाइप्स होता है, तो यानी उसका ज्योमेट्रिकल होने का रीजन क्या क्या है। तो जब बॉन्ड रोटेशन अलाउड नहीं होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करेगा। तो क्या बोला गया है कि जब भी आपके सिस्टम में पाई बॉन्ड होगा, तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यानी जो पाई बॉन्ड्स है, पाई बॉन्ड के बाद आपका बॉन्ड घूमता नहीं है। ठीक है, पाई बॉन्ड के बाद क्या होता है, रोटेशन अलाउड नहीं होता है। सिंगल बॉन्ड के बाद क्या होता है, पार्टिकल्स अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसमें क्या होगा, रोटेशन अलाउड होता है, ये घूम सकता है। ठीक है, अगर मानते हैं, अगर बोलते हैं कि ए और बी में पाई बॉन्ड बना हुआ है, इन डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो इन दोनों केसेस में क्या होगा, इन दोनों केसेस में क्या होगा, आपको जो रोटेशन है वो अलाउड नहीं होगा, यानी बॉन्ड घूम नहीं सकता है। ठीक है, पहला टाइप इसलिए बोला गया, पहला टाइप बोला गया है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड सिस्टम में रहेगा तो उस केस में ज्योमेट्रिकल हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं होगा बट होने का चांस है। ठीक है, क्योंकि सेकंड कंडीशन भी तो को मैच करना है, तो दोनों कंडीशन होगा तभी तो ज्योमेट्रिकल होगा, तो बस पहला कंडीशन से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं बोला कि अगर पाई बॉन्ड होगा सिस्टम में तो ज्योमेट्रिकल हो सकता है। ठीक है,
अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे पाई बॉन्ड वाले केस हम लोग पढ़ना है सिस ट्रांस सिस्टम पढ़ना हम लोग को। सिस ट्रांस क्या होता है, ई एन जेड सिस्टम पढ़ना हमको, ठीक है। इन क्यूमुलिन सिस्टम में पढ़ना है, मतलब पाई बॉन्ड में 3 कैटेगरी को मुझे जानना है, ठीक है। इवन ना कि अगर अगर आपका अगर आपका जो एटम है ना, जैसे मान लेते हैं कि जैसे आपका ए और बी बॉन्ड बना हुआ है, तो अगर सिंगल बॉन्ड है और ओपन चेन का पार्ट है, ओपन चेन का पार्ट है, ए और बी अगर ओपन चेन का पार्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, ए और बी में क्या होता है, का बॉन्ड घूम सकता है, बॉन्ड रोटेशन कर सकता है, अपने एक्सिस के अबाउट एक घूम सकता है, ठीक है। लेकिन हम मान लेते हैं कि कम अगर ए और बी सेम जो है किसी रिंग का पार्ट हो जाए, मतलब साइक्लिक रिंग का पार्ट हो जाए, अगर ऐसा करोगे ना तो इस केस में ये बॉन्ड घूम नहीं पाएगा, यानी यहाँ रोटेशन अलाउड नहीं होगा। बॉन्ड ए और बी का रोटेशन, यानी ए और बी का जो कनेक्टिंग बॉन्ड है वो रोटेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ बोलोगे रोटेशन इज नॉट अलाउड, यानी रिंग में जिस तरह से पाई बॉन्ड में रोटेशन अलाउड नहीं होता, उस तरह से रिंग का जो है सिग्मा बॉन्ड ही है, मतलब सिंगल बॉन्ड ही है, पाई बॉन्ड नहीं है, फिर भी क्या होगा, रिंग के बॉन्ड में रोटेशन अलाउड नहीं होता है, रोटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। क्यों नहीं होता है ध्यान ना, अगर मान लेते हैं ए बी है तो ए बी में कुछ बाकी 4 बॉन्ड होते हैं, इसका कुछ ग्रुप्स भी होगा, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ग्रुप्स अटैच होगा। अब ध्यान है ना, एक जो ए है और बी है, तो ए और बी में यहाँ पे ओवरलैपिंग हुआ होगा सिग्मा बॉन्ड का, तो और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे जो ए है दूसरे वाले आइटम से यहाँ ओवरलैप हुआ होगा, बी का जो एक ऑर्बिटल है यहाँ ओवरलैप किया होगा। तो अगर मान लेते हैं तुम ए और बी को घुमाओगे तो ए और बी का ऑर्बिटल भी घूमेगा ना जी। अगर आप सोचो कि ए और बी को हम घुमाते हैं तो बस यहाँ पे थोड़ी घूम रहा है, अगर मान लेते हैं कि आप ए और बी के बॉन्ड को घुमाते हो, कहाँ अगर इसके बॉन्ड घुमा रहे हो, ऐसा थोड़ी कि बस यहाँ घूमेगा, वो हर जो ऑर्बिटल हो पूरा एक साथ घूमेगा, इसका मतलब रोटेशन यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो अगर आप ए बी को एक जगह घुमाओगे तो बाकी जो दोनों बॉन्ड है जिसको मैं मार्क किया हूँ, ठीक है, वो बॉन्ड टूट जाएगा, वो बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो अगर घुमाएंगे यहाँ ऑर्बिटल तो बाकी जगह क्या घूमेगा, तो वहाँ से आपका ब्रेकिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों ध्यान देना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 मान लेते हैं। sp3 में ध्यान देना, अगर मान लेते हैं किसी एक बॉन्ड को हम घुमा रहे हैं, किसी एक बॉन्ड को हम इसको मान लो घुमा रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस को घुमाएंगे, मान लेते हैं ये ब्लू कलर एक्सिस घूम रहा है, तो अगर जो बॉन्ड को हम घुमा रहे हैं उसको आप एक्सिस पे लाई करता मान रहे हो, तो बाकी जो 3 बॉन्ड एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है, तो बाकी 3 बॉन्ड क्या होगा, बाकी 3 बॉन्ड घूमेगा साथ साथ, तो बाकी 3 बॉन्ड क्या होगा, झूले की तरफ घूमना चालू करेगा, ठीक है। तो घूमेगा तो क्या होगा, तो ऊपर वाले जो आप बॉन्ड को सोच रहे हो वो बॉन्ड एक्सिस के साथ ओवरलैप कर रहा है, वो बॉन्ड एक्सिस के साथ ओवरलैप कर रहा है, यानी यहाँ पे क्या है कि आपके ओवरलैपिंग एक्सिस पे है, ठीक है। तो यहाँ जब आप घुमाओगे तो क्या है, ए बॉन्ड का लोकेशन चेंज नहीं करेगा, यानी ओ बॉन्ड वहीं पे एक्सिस पे ही लाई करेगा, बट जो हम बॉन्ड एक्स वाई जेड मान रहे हैं ये अपना लोकेशन को चेंज करना स्टार्ट करेगा। तो यही चीज़ मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि अब ए और बी के बॉन्ड को घुमा रहे हो, तो अगर इस बॉन्ड को मान रहे हैं, यानी यहाँ जो मैं बॉन्ड मार्क कर रहा हूँ, ये बॉन्ड को सोचो कि ये बॉन्ड अगर अपना लोकेशन चेंज नहीं कर रहा है, तो बाकी जो बॉन्ड होगा ना ए का, जिसको हम एक्स वाई जेड मान रहे हैं, उसका लोकेशन चेंज होगा। बी का भी जो बाकी बॉन्ड है ए बी सी में मान लेता हूँ, उसका लोकेशन क्या होगा, चेंज होगा। तो चेंज होगा तो क्या होगा, यहाँ जो लाइन कनेक्टिंग जो बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, वो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। इसलिए बोला गया है कि रिंग का जो सिंगल अगर आपका बॉन्ड रिंग का पार्ट है, यानी आपका जो एटम है रिंग का पार्ट है, तो उस एटम के बॉन्ड को घुमा नहीं सकते, यानी उसके बॉन्ड को में रोटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आप लोग को कि दिक्कत है किसी को? अंशु को दिक्कत है बच्चा आपको? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है। प्रत्युषा? सर और एक बस। ठीक है बच्चा, ध्यान देना, इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान सुने इसी को, देखो ध्यान से। अगर किसी एटम का 4 बॉन्ड बना हुआ होता है, तो अगर आप ध्यान समझोगे तो 4 बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड का अपना लोकेशन होगा, तो जनरली 4 बॉन्ड है तो sp3 अगर होगा तो उसका टेट्राहेड्रल फिगर होता है,
ठीक है। अब ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि ऊपर वाले बॉन्ड को अगर हम घुमा रहे हैं, मान लेते हैं, ठीक है, तो ऊपर वाले बॉन्ड को घुमाएंगे और जो रोटेशन का एक्सिस है उसको हम ऐसा चूज कर रहे हैं जो उसी से पास करे। तो जो ए का बॉन्ड है, जो सी और ए का बॉन्डिंग है, और घूमेगा तो उसका लोकेशन चेंज तो नहीं कर रहा, वो एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसी के बाद घूमेगा। यानी जो सी और ए का बॉन्ड है उसका उसमें कोई चेंज नहीं है, बट क्या होगा जब घूमेगा तो अगर जो बी सी डी है वो पूरा घूमेगा स्पेस में, ठीक है। तो बचपन में हम लोग मैरी गोल्ड झूला पे झूले हुए शायद, नहीं सॉरी मैरी नहीं, जो ऐसा झूला होता था जो बंधा हुआ था एक्सेल से, ये घूमता है तो क्या है, ये झूला का पोजीशन बाकी सब चेंज करता था। तो ये यहाँ पे होगा बी सी डी का पोजीशन चेंज होना स्टार्ट होगा। आपका ए तो एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, बस वहाँ पे रोटेशन खाली होगा, अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन बी सी पोजीशन चेंज करेगा। तो यही लॉजिक मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं कोई आपका ए और बी जो है किसी रिंग का पार्ट है, तो रिंग का पार्ट है, तो रिंग को मैं यहाँ तक पूरा दिखा तो दे रहा हूँ, बट आपको आपके आसान करने के लिए जो ए इन जो लास्ट जो बॉन्ड है उसको आप मत सोचो, ठीक है। यहाँ पे जाना, यहाँ पे एक फर्दर और भी बॉन्ड, यहाँ पे और भी एटम दो बॉन्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ दो बॉन्ड ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर तुम अगर देखते हो तो यहाँ पे जो ये है सीमो बॉन्ड से बना हुआ है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे ए और बी ओवरलैप करा सीमो बॉन्ड की तरह, ठीक है। बाकी यहाँ भी कुछ बॉन्ड बना होगा ए का, ठीक है, और यहाँ पे बी का बॉन्ड बना होगा कुछ, यहाँ पे बी का बॉन्ड का कुछ बना होगा। अब जाना ना, अगर हम देखते हैं कि अगर हम ए बी के बॉन्ड को इसके बॉन्ड अगर घुमाते हैं, इसके बॉन्ड एक्सिस के बॉन्ड, उसमें क्या होता है, ए बी को दिक्कत कहाँ होगा, दिक्कत होगा यहाँ पे देखोगे ए यहाँ पे एक्स है, यहाँ वाई है और यहाँ जेड हम मान लेते हैं, ठीक है। यानी ए का जो बाकी बॉन्ड है उसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ, बी का बॉन्ड जो बाकी है उसको हम ए बी सी बोल दे रहे हैं। तो ए बी सी का पोजिशन चेंज होगा, सेम लॉजिक से जहाँ पर सीखे जस्ट। क्या प्रत्युषा चेंज होगा बच्चा कि नहीं? यस सर। तो चेंज होगा तो पोजीशन चेंज करेगा तो देखो, अगर जेड मान लेते हैं, जेड पहुंच गया एक्स के पास, ये पूरा अगर जेड पहुंच गया एक्स के पास, तो मतलब क्या होगा, जेड का जो बॉन्ड टूट नहीं जाएगा क्या? यहाँ जो ओवरलैपिंग किया हुआ जेड जो बॉन्ड ओवरलैपिंग किया दूसरे वाले यहाँ से ओवरलैपिंग किया हुआ ना, जेड का पोजीशन आप चेंज कर दोगे तो क्या बॉन्ड तो टूट जाएगा उसका। यानी सिंपल सा बात है कि अगर रिंग का बॉन्ड रोटेट करवाओगे तो क्या होगा, आपको बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ जाएगा, आपको बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ जाएगा, ठीक है, जो कि पॉसिबल है क्या? नहीं। तो बॉन्ड टूटेगा तो काम क्यों करेगा कोई? इसलिए रिंग में बॉन्ड रोटेशन अलाउड नहीं होता है, रिंग में बॉन्ड रोटेशन अलाउड नहीं होता है, ठीक है, ध्यान देना। तो रिंग का बॉन्ड रोटेशन अलाउड नहीं करें हम लोग, बात समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। यस सर। तो यही चीज मैं समझाना चाहता था आपको, तो ध्यान देना कि पहला तो होता है कि रोटेशन कब अलाउड नहीं होगा बॉन्ड में, जब आपका पाई बॉन्ड होगा सिस्टम में। अगला कब नहीं अलाउड होता है, जब आपका सिस्टम साइक्लिक होता है, ठीक है, ठीक। अब साइक्लिक में भी क्या होगा, एक होगा इंडोसाइक्लिक, इसको पढ़ेंगे हम लोग, और पढ़ेंगे स्पायरल सिस्टम को, यानी साइक्लिक सिस्टम में दो चीज कवर करेंगे, इंडोसाइक्लिक एंड स्पायरल सिस्टम को, ठीक। समटाइम क्या होता है, समटाइम जो बॉन्ड रोटेशन होता है वो अलाउड नहीं होता ड्यू टू हिंड्रेंस। तो समटाइम हिंड्रेंस के कारण क्या होता है, बॉन्ड रोटेशन अलाउड नहीं होगा। इस कैटेगरी में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइफिनल सिस्टम, क्या पढ़ेंगे, बाइफिनल सिस्टम एंड ट्राइफिनल सिस्टम, ठीक है। समटाइम क्या होता है, समटाइम आपका जो बॉन्ड रोटेशन अलाउड नहीं होता ड्यू टू रेजोनेंस, तो बॉन्ड रोटेशन अलाउड नहीं हो ड्यू टू रेजोनेंस। उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं अमाइड सिस्टम, मान लेते हैं आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड बना हुआ है, मान लेते हैं। अब मान ले कि यहाँ पे n पे लोन पेयर था, तो देखो यहाँ पे अभी जो कंडीशन है, अभी आपके पास क्या है, अभी पाई बॉन्ड कहाँ पे था, ये पाई बॉन्ड आपके पास कार्बन और O पे है, तो कार्बन और O पे रोटेशन अलाउड नहीं होगा,
ठीक। बट ऐसा करने पे ध्यान देना, तो O के पास 2 लोन पेयर है, तो कार्बन के पास जो 2, तो ध्यान देना O के पास 2 वैलेंसी है और दोनों लोन पेयर, तो दोनों सेम हो जाएगा। और जो कार्बन के पास जो वैलेंसी R है और A ग्रुप है, ये अलग अलग है, इसको हम ए बी सी डी मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ इस क्वेश्चन में आपका पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, सी और ओ बॉन्ड के अबाउट रोटेशन अलाउड नहीं है ड्यू टू पाई बॉन्ड। बट सेकंड जो कंडीशन है वो वैलिड नहीं, क्योंकि जो ओ का लोकेशन वहाँ पे दोनों ग्रुप लोन पे है, दोनों सेम हो जाएगा, इसका मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल हो नहीं पाएगा, इसमें ज्योमेट्रिकल हो नहीं पाएगा। बट ध्यान देना, अगर इसी केस में अगर हम रेजोनेंस सोचते हैं, इसका मतलब यहाँ का जो लोन पेयर है वो यहाँ अटैक कर ले इस पे और नेगेटिव ओ पे चला जाए, तो अगर रेजोनेंस होगा तो ऐसा होगा। तो रेजोनेंस होने के बाद यहाँ जो सी और एन के बीच में पाई बॉन्ड बन गया। अब देखोगे तो अब सी और एन के बीच में रोटेशन अलाउड नहीं होगा, उस केस में ना सी पे 2 अलग ग्रुप है, एक O माइनस एक R माइनस। सिमिलरली जो एन पे है 2 ग्रुप है, एक R है और एक H है, तो दो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई पूरा कर जाएगा, यानी आपका बॉन्ड रोटेशन में बॉन्ड रोटेशन अलाउड नहीं होगा सी और एन के बीच में ड्यू टू पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। और सी और एन जो दोनों पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट पे 2 अलग अलग ग्रुप मिल गया आपको, यानी यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है। तो यही था आपका ड्यू टू रेजोनेंस का केस। जैसे इस फिगर में देखना, नीचे वाले में देखना, यहाँ पर अगर इसमें रेजोनेंस करोगे तो क्या होगा, बीच वाला जो सिंगल बॉन्ड उसमें पाई बॉन्ड आ जाएगा। अब पाई बॉन्ड आने के बाद ध्यान देना, लेफ्ट वाले कार्बन पे 2 अलग ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है और एक CH2 माइनस है, और राइट वाले पे एक CH है, एक CH2 प्लस है। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक है, ये था रेजोनेंस सिस्टम। ये बहुत रेयर केस में पूछेगा। ठीक है, तो जो नॉर्मली पूछता है पाई बॉन्ड वाला पूछता है, तो हम लोग चलो पहले मूव करते हैं पाई बॉन्ड वाले पे। ठीक है, आपका नीट 2016 में ये जो बाइफिनल सिस्टम है उस पर क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, जनरली ये क्वेश्चन नहीं आता है, बट ये क्वेश्चन आपको आ चुका है। बाइफिनल ट्राई, देखो नीट का जो पेपर होता है बहुत सिंपल रहता है। ठीक है, बाइफिनल ट्राइफिनल सब क्या है, सब कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जो आपका जेएमएन जे एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। बट नीट पे अगर फोकस करते हो तो नीट में सिर्फ आपका सिर्फ पाई बॉन्ड वाली ही केस आता है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि नीट 2016 में आपका बाइफिनल से क्वेश्चन आ चुका है, तो हमको इसको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो नीट एग्जाम को इसको कवर करना पड़ेगा। बाकी जेई एडवांस के लिए आपको पूरा कवर, जेई मेन और एडवांस में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो हम लोग पूरा तो कवर करेंगे ही। ठीक है, बस वो ध्यान से आपको सुनना है। ठीक, तो हम लोग मूव कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू पाई बॉन्ड। इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो पाई बॉन्ड के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होता है, तो ध्यान ना, पाई बॉन्ड में क्या होता है, क्या हो सकता है, तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ध्यान ना, डबल बॉन्ड में केसेस लेंगे। डबल बॉन्ड हो सकता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, CN का डबल बॉन्ड हो सकता है, NN का डबल बॉन्ड हो सकता है, CO का डबल बॉन्ड हो सकता है, NO का डबल बॉन्ड पॉसिबल है। ठीक है, या फिर होगा क्यूमुलिन सिस्टम। क्या होगा, क्यूमुलिन सिस्टम। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ट्रिपल बॉन्ड में देखो कैसे देखोगे, तो NN का ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है, RCN का NCN का ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है, NC का ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है। ठीक है, अब ध्यान देना, एक और पॉइंट फिर से बोलो बच्चा। क्यूमुलेटिव सिस्टम क्या होता है? क्यूमुलेटिव सिस्टम आगे आपको समझ में आ जाएगा। क्यूमुलेटिव सिस्टम बोलते हैं इसको, जो कंफ्यूजन हो रहा है, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगातार होगा ना तो उसको क्यूमुलेटिव सिस्टम का पार्ट मानते हैं। तो इसमें जो बॉन्ड का नंबर 3 हो सकता है, मतलब बॉन्ड का नंबर 2 होगा, 3 4 5, यानी जो बॉन्ड का नंबर का बात कर रहे हैं वो नंबर जो बॉन्ड का होगा वो 2 से ज्यादा होगा, या 2 या 2 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो जब भी लगातार डबल बॉन्ड जो होगा, या तो क्यूमुलिन, इसको भी आप क्यूमुलिन बोल सकते हो, इसको भी क्यूमुलिन बोल सकते हो, इवन इसको भी आप क्यूमुलिन बोल सकते हो। जब भी आपका बॉन्ड का नंबर लगातार जो होगा वो 2 या 2 से ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम क्यूमुलिन बोलते हैं। ठीक है,
इसे ध्यान देना आपको। अब ध्यान दोगे इन सारे सिस्टम में अगर बात करें हम ट्रिपल बॉन्ड पे, तो ट्रिपल बॉन्ड का शेप अब कोई भी लोग क्या होता है, लीनियर होता है। क्या होगा, लीनियर होगा। तो लीनियर जो फिगर होता है कभी भी ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, कभी भी ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। तो क्या बोलोगे आप, ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम चाहे किसी का भी हो, नेवर सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्यू टू लीनियर शेप। ठीक है, लीनियर शेप का मतलब क्या है ना, जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन है यहाँ पे, और बोल रहे हैं कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, और एक और लड़का बोल रहा है कि यार इसको मैं ऐसा कर दो, इसको उल्टा दे देते हैं, यहाँ बी करते हैं यहाँ पे ए कर देते हैं। तो कुछ हम नया नहीं बना है। अगर इस पहले वाले फिगर को अगर हम घुमा देंगे 180 से, इसके बाद घुमा दें, यानी इस एक्सिस को चूज करें हम, और इसके बाद हम 180 का रोटेशन करते हैं, तो क्या होगा, बी इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो सेम फिगर यहाँ बन जाएगा। तो लीनियर फिगर को घुमाने से क्या होता है, आप जो फिगर बनाओगे फिर से मिल जाएगा आपको। तो ये दोनों फिगर अलग अलग फिगर नहीं है, तो जब तक अलग अलग फिगर नहीं होगा उसको आप आइसोमर कैसे बोल पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, यानी ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेगा, चाहे ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम किसी का भी हो। मतलब यहाँ जो कि जनरल होता है, जो जनरल केसेस है उसमें नहीं होगा, जनरली जो है यहाँ पर कहीं भी वहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, ये पहला लॉजिक तो आपको समझा दिए। सेकंड सिंपल लॉजिक आपको दिख रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम में दोनों के जो पॉइंट ऑफ जहाँ पे रोटेशन अलाउड नहीं है उस पॉइंट पे एक ही ग्रुप है, हर जगह एक ही ग्रुप है, क्योंकि हम कंडीशन क्या बोलते हैं कि हर पॉइंट पे दोनों ग्रुप दो ग्रुप होना चाहिए, दोनों डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक ही ग्रुप है, एक ही ग्रुप होगा तो भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले में कोई दिक्कत आप लोग को किसी को भी, चलो No, sir. ठीक है। सर मेरे वॉइस सुनाई दे रहे? हाँ बच्चा, आपको वॉइस मेरे पास आ रहा है आपका। सर क्यूमुलेंट सिस्टम सर एग्जिस्ट कैसे करेगा सर? आप तो बोले थे वो अनस्टेबल होता है सर। क्यूमुलेंट सिस्टम अनस्टेबल क्यों होता है आकांशु? ये सर आप बोले थे कि वो एग्जिस्ट मतलब अनस्टेबल होता है इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है शायद। अनस्टेबल होता है, इसे बनना नहीं चाहता है, एग्जिस्ट करता है। मतलब बनाओगे तो मतलब अनस्टेबल मतलब ये नहीं कि बनेगा नहीं, बनता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बनता है, बनता है। ठीक है, तो अनस्टेबल क्यों होता है, क्यों होगा वो भी मैं बता दूंगा आगे भी जस्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा बस वेट करना आप लोग को कि मैं अनस्टेबल क्यों, तो अभी मैं बता दूंगा। बट अनस्टेबल होता है लेकिन बनना नहीं चाहता, लेकिन बना तो दोगे तो बनेगा, लेकिन वो स्टेबल नहीं रहेगा, बस ये। ठीक है, तो नॉर्मली बहुत कम एग्जिस्ट करता है, नॉर्मली ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, अब इवन इसी एक और पॉइंट याद रखना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करने के लिए सिस्टम प्लेनर होना चाहिए। तो आपका मॉलिक्यूल जो भी होना चाहिए एक सिंगल प्लेन में होना चाहिए, तभी ज्योमेट्रिकल होने का चांस रहता है। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल 3D में रहेगा तो ज्योमेट्रिकल चांसेस नहीं रहता है। ठीक है, तो प्लेन आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होता है उसमें प्लेनर मॉलिक्यूल में होता है। ठीक है, ये भी कंडीशन दिमाग से रखना। तो आते हैं हम लोग डबल बॉन्ड पे। तो बोला गया पहले आते हैं हम लोग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। तो कार्बन का डबल बॉन्ड में ध्यान देना, यहाँ रोटेशन अलाउड नहीं है, बट इस केस में ध्यान देना लेफ्ट में दोनों ग्रुप सेम हो गया, ए और ए सेम हो गया इसमें जो, और यहाँ पे बी और बी दोनों सेम हो गया, तो ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। सिमिलरली अगर इसको, तो ये तो कंडीशन बता दिए, कोई बोलेगा मैं ऐसा ड्रॉ कर दिया, तो ये कोई नया फिगर आप ड्रॉ नहीं किए हो। अब इसी फिगर को आप अगर घुमा देते ना, लेफ्ट वाले फिगर को घुमा दोगे 180 से, तो ये फिगर मिल जाएगा। तो आइसोमर होने के लिए क्या होगा, दो अलग फिगर होना चाहिए था। सेम फिगर से अगर मिल जाएगा तो मतलब आइसोमर नहीं है, सेमी कंपाउंड है। ठीक है, इससे लॉजिक हो जाएगा, तो ये लॉजिक हो गया। और सिंपल सा अगर बोलना है तो बोलोगे कि जहाँ पर रोटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए, अलाउड नहीं है, वहाँ पर दोनों ग्रुप सेम है, इसलिए आपको ज्योमेट्रिकल यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट ध्यान देना, यहाँ पे देखोगे तो इसमें रोटेशन यहाँ अलाउड नहीं है, और इसमें रोटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है। अब ऊपर में ये है, यहाँ पे दो अलग ग्रुप है ए बी, यहाँ पे दो अलग ग्रुप है ए बी, तो दोनों कार्बन पे अलग अलग ग्रुप है, तो यहाँ पे हो सकता है ज्योमेट्रिकल। इसमें ज्योमेट्रिकल होगा क्या, एक तो ऐसा पॉसिबिलिटी है, और एक ऐसा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे यानी आपका जो बी और बी है दोनों उल्टा हो जाए,
और ए और ए उल्टा हो जाए, ठीक है, यानी ए और ए उल्टा चला जाए और बी और बी उल्टा चला जाए, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम लोग सिस, इसको बोलते हैं सिस, इसको बोला गया है ट्रांस, क्या बोला गया है, ट्रांस, ठीक। अब ध्यान ना, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आपके पास इस तरह का कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। देखो दो टाइप का, ऊपर वाला लिखना, चीज ट्रांसफर वाला। ठीक है बच्चा, कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है, कोई डाउट नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चे लोग, ठीक है। बता ना मैं बोलना क्या, चलो ध्यान दोगे आप लोग कि अगर आप ऐसा केस लेते हो, अगर हम बोले कि कार्बन कार्बन बॉन्ड बना दिए हैं, ठीक है, और यहाँ बोले कि मेरे पास यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे मेरे पास सी डी है, दो अलग अलग ग्रुप है, तो बोला कि अगर इतना कंडीशन दे देंगे तो आप तो कितना फिगर पॉसिबल इस कंडीशन के कारण, आपको बता दिया कि इस कारण पे ए बी जुड़ा हुआ है, इस कारण पे सी डी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप बताओगे इस फॉर्मूला करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर कितना पॉसिबल है, जल्दी फास्ट। आंसर करेंगे, इस फॉर्मूला करस्पॉन्डिंग कितना फिगर पॉसिबल है, ठीक है। ना कुछ लोग का आंसर 4 आ रहा है, कुछ लोग का आंसर 2 आ रहा है, तो देखते हैं किसका आंसर सही है, 4 है कि 2 होगा, देख लेते हैं हम लोग को। इसमें इस फिगर में आपको ये पता चल चुका है कि कार्बन कार्बन में ए बी एक साथ होगा, तो पहला फिगर तो ऐसा होगा, ए और बी मान लेते हैं, और सी डी एक साथ होगा, सी डी एक साथ होगा। हम यानी सी और डी को सेम कार्बन से ही जोड़ना है क्योंकि यहाँ बोल दिया गया है, और ई और बी को सेम कार्बन जोड़ना है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक और हम सोच सकते हैं कि अगर तो यहाँ पे बी को उल्टा करके यहाँ पे ए कर दिए और यहाँ पे सी डी छोड़ दिए, एक पॉसिबिलिटी बन सकता है, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी बनाया गया जी, और मेरे को नहीं दिख रहा है। आप कुछ नया बनाओगे तो क्या होगा, सेम ही फिगर रिपीट करेगा। अगर आप सी और डी को सेम अगर एक्सचेंज करोगे तो डी ऊपर आएगा, सी नीचे आएगा, तो फिगर इससे रिपीट कर देगा, इससे रिपीट कर देगा, क्योंकि आपको उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस आपके कार्बन में जिस कार्बन से ए लिंक हो उसी से बी लिंक होना चाहिए, जिससे सी लिंक हो उसी से डी लिंक होना चाहिए। तो अगर कंडीशन कर देंगे तो आपका दो ही पॉसिबिलिटी बनेगा, ठीक है। सब लोग इसे कन्विंस हैं कि किसी को दिक्कत है इसमें? ठीक है। तो मेरा अगला क्वेश्चन आप लोग से है, मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको मैं बोल दूं कि आपको ऐसा दिया हुआ है कि C2 A B C D, यानी कार्बन कार्बन C2 है, ठीक है, और ABCD है, तो मतलब इसमें कितना फिगर पॉसिबल होगा। फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर, फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर, आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है C2 ABCD में कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा, ये मेरे को आंसर बताओगे। तो इसमें क्या है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप ए को लिंक कर सकते हो सी के साथ, ए को लिंक कर सकते हो डी के साथ, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बताया है कि कौन सा ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में कितना आइसोमर पॉसिबल है, यानी कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल है, वो फटाफट मेरे को रिस्पॉन्स करेंगे आप लोग, ठीक है, जल्दी फास्ट।
बच्चों लोग एक क्वेश्चन ध्यान देना। एक क्वेश्चन में क्या बोला है कि C2 ABCD है, मतलब कार्बन के अबाउट 2 कार्बन है और 4 ग्रुप है उससे जुड़ा हुआ है। मतलब इसका मतलब हम ये सोच सकते हैं ना कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा। ठीक, अब जो 4 ग्रुप का जो पोजिशनिंग है आपको ये नहीं बताया है कि किस कार्बन से क्या अटैच है, वो आप पे छोड़ दिया है कि आप किसी को कहीं प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान देना 4 पोजीशन है, यानी 4 बॉक्स है आपके पास, इसमें आप कुछ भी फिलअप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ABCD है तो 4 बॉक्स है, पॉसिबिलिटी पूछा गया आपसे। ठीक यार, अगर ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स का हो जाएगा, ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का फिर क्वेश्चन नहीं रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा मैथमेटिक्स का। और लोग पढ़ोगे, अगर आपको प्रोबेबिलिटी या PNC पढ़ाया गया होगा, अगर क्लास 11th में मैथ्स में है, तो आपको पता होता है कि जब भी कोई टेबल के अबाउट, किसी टेबल के अबाउट अगर हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट हम लोग पढ़ते हैं कि अगर मान लो पर्सनस है 10 लोग अगर बैठने वाले हैं टेबल के अराउंड, तो उसमें कितना पॉसिबिलिटी होता है अरेंजमेंट का, उसके तो इसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर परमुटेशन। ठीक है, जो भी है, यानी सर्कुलर अरेंजमेंट हम बोल सकते हैं। तो इसके लिए ध्यान, वही लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करोगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था आपके पास, तो n-1 फैक्टोरियल बाई 2 होता है। ठीक है, यानी n क्या है, n है नंबर ऑफ ग्रुप्स जो इसके अबाउट होगा। वही चीज़ अगर यहाँ अप्लाई कर दोगे इस क्वेश्चन में, तो क्या होगा, इसमें 4 ग्रुप है ABCD, तो इसका आंसर कितना पॉसिबल है, तो 4-1 फैक्टोरियल बाई 2, यानी वो क्या हो जाएगा, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा, यहाँ पे कोई मिस कर रहे हैं क्या हम, मतलब बाई 2 करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बाई 2 करें तो आंसर कितना होगा, बाई 2 का आंसर कितना होगा, तो आंसर होगा 3। 3 कुछ होगा। मिस हो रहा है वैसे, क्या कुछ मिस हो रहा है क्या, कि ठीक है दिशा? अब बाय टू नहीं होगा, सो बाय टू नहीं होगा। अच्छा, बाई 2 नहीं होगा ना, मैं तो ये मैं पूछ रहा था। अच्छा, बाई 2 क्यों नहीं होगा, कोई लॉजिक है क्या? अच्छा हाँ, अगर मान लेते तो बाय टू रिपीटेशन में होता है। बाई 2 रिपीटेशन होता है ना, तो यहाँ रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बाई यहाँ, जब दोनों साइड सेम होगा तो बाय टू। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब, अच्छा तो यहाँ रिपीटेशन नहीं, तो यहाँ पर रिपीटेशन नहीं है, तो इसे बाई 2 हटाता है ना। ठीक है, बाई 2 हटा दो। ठीक, यानी n-1 फैक्टोरियल रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देना, तो यहाँ टोटल इसको इवन ड्रॉ भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर 6 हम ले रहे हैं, तो एक बार ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं 6 पॉसिबिलिटी क्या क्या होगा। तो आपको ड्रॉ करके यहाँ दिखाया हुआ है, आप क्रॉस चेक कर ले। ठीक है, क्रॉस चेक कर लो। तो चलो, एक पॉसिबिलिटी ऐसा होगा, टोटल जो 6 पॉसिबिलिटी है वो ड्रॉ कर दिया गया है। आप चेक कर लो कि कोई पॉसिबिलिटी रिपीट करा कि नहीं करा, अगर रिपीट करा तो मुझे बता देना। ठीक है, तो आप इस तरह से ड्रॉ करके भी सोच सकते हो। और यहाँ पे मुझे आपको बस कंफर्म करना है कि 6 का 6 पॉसिबिलिटी में कोई रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है, देख लेना बस। ठीक है, जल्दी से फास्ट कंफर्म करो। 6 आपको सबको दिख रहा है, किसी को भी प्रॉब्लम है? ये 6 पॉसिबिलिटी आपको सबको समझ में आ गया कि इसमें कुछ आपको दिक्कत लग रहा है, या फिर किसी को लग रहा है कि नहीं ये आंसर करेक्ट नहीं है, ऐसा कुछ लग रहा है तो मुझे बताओ फास्ट। श्रीमय प्रांत, रिस्पॉन्ड करेंगे? ठीक है, तो
ये 6 पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसमें सब कंफर्म। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी इसमें 6 आइसोमर पॉसिबल है। ये कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इस तरीके से, तो क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? गलत है ना? इसके अलावा डबल बॉन्ड सिस्टम है ना, एक होता है अल्डो ऑक्सिम सिस्टम, ठीक है। तो सी डबल बॉन्ड एन ओ एच लोन, यहाँ है ना, ये भी इस सिस्टम में ज्योमेट्रिकल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो OH और लोन पे 2 अलग ग्रुप है और यहाँ पे CH और H 2 अलग ग्रुप है, इसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल ऐसा हो सकता है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल ऐसा हो सकता है, ठीक है। एक होता है कीटो ऑक्सिम, तो यहाँ पे कीटो ऑक्सिम सिस्टम में ज्योमेट्रिकल तभी होगा जब आपका जो कार्बन है, उस कार्बन से जो अल्काइल चेन है वो दोनों अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पे मिथाइल, यहाँ का दोनों अल्काइल चेन अलग अलग होगा तभी ज्योमेट्रिकल होगा, क्योंकि यहाँ जो N है उस पर एक OH होता है और एक लोन पेयर होता है। तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन सेंटर पे 2 अलग ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो बस मेरा कंडीशन क्या होना चाहिए, कीटो ऑक्सिम्स में ज्योमेट्रिकल तभी होगा जब दोनों जो अल्काइल चेन है, जो कार्बन से लिंक है, वो दोनों अलग होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली कुछ होता है अजो कंपाउंड्स, ये होता है PH डबल बॉन्ड PH, ठीक है। यहाँ पे देखोगे दोनों N पे एक PH एक लोन पेयर है, ऑलरेडी दोनों का ग्रुप अलग अलग है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल हो सकता है। तो यहाँ 2 केस लिख दिया। सिमिलरली यहाँ देखोगे अगर अल्काइल चेन रहेगा तब भी क्या होगा, तो अल्काइल लोन पर अलग हुआ, अल्काइल लोन पर अलग हुआ, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल हो सकता है, यहाँ ज्योमेट्रिकल हो सकता है। उसका एक ज्योमेट्रिकल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आप नीचे दिखा रहे हैं, ठीक है। सामने ध्यान देना, नॉर्मली जो कीटोन होता है, कीटोन में डबल बॉन्ड O होता है, तो यहाँ पे O के पास दोनों लोन पर सेम ही ग्रुप है, यहाँ भी सेम ग्रुप, यहाँ भी सेम ग्रुप, तो इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, ठीक है। बट ध्यान देना, इस केस में यहाँ पे हम दो ग्रुप अलग मान लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट में 2 ग्रुप अलग है, बट चूंकि ऑक्सीजन का दोनों लोन पर सेम ही है, तो क्या होगा, इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। बट अगर इस सिस्टम में तुम H+ अटैक करवा दो, अगर इस सिस्टम में हम H+ का अटैक करवा देंगे, तो H+ कहाँ अटैक करेगा, लोन पेयर पे। O के लोन पेयर पे H+ का अटैक होगा, O के लोन पेयर पे H+ का अटैक होगा, ठीक है। तो अटैक हुआ तो क्या बनेगा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से कोई फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान ना, यहाँ पे देखोगे तो अब अगर H जोड़ देंगे तो देखो O पे 2 अलग ग्रुप हो गया, H और लोन पे 2 अलग ग्रुप हो चुका है, और कार्बन पे 2 ग्रुप ऑलरेडी अलग इस केस में था, तो इसमें ज्योमेट्रिकल अब हो सकता है, अब ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है, बात समझ में आया। अब आते हैं हम लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पे। तो सिस ट्रांस सिस्टम में ध्यान ना, सिस कब बोलते हैं, जब सेम ग्रुप पास हो, जैसे हम मान लें यहाँ पे मिथाइल है, मिथाइल पास रहेगा, तो बोलते हैं सिस, और मिथाइल दूर रहेगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। तो सिस का मतलब जब सिमिलर ग्रुप जो एटम होता है वो सेम साइड रहेगा, और ट्रांस का मतलब जब सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड होगा, तो उसको बोलता है ट्रांस। जैसे ए होगा ट्रांस और ये सिस, ठीक है। लेकिन सिस ट्रांस कब होगा, जब आइसोमेरिज्म शो कर रहा होगा। जैसे मान ले BU2 इन में यार आपका आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं, क्योंकि लेफ्ट वाले कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन है, तो उसमें सिस ट्रांस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है। जब एक पॉसिबिलिटी होता है तो उसके लिए हम सिस ट्रांस नहीं बोलते हैं। सिस ट्रांस यानी ज्योमेट्रिकल शो करने के लिए कम से कम एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होना चाहिए, कम से कम एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगा तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर सकता है, और नहीं तो नहीं करता है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है सिस ट्रांस का, वो दिया हुआ आपको, ठीक है। तो आपको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ड्रॉ कर दिया हुआ था, तो इस कंपाउंड का सिस फॉर्म है, इसे ट्रांस के लिए उल्टा कर देंगे। ये आपका सिस फॉर्म है, तो ट्रांस के लिए क्या होगा, इस तरह कर देंगे। इवन आपका एक कंपाउंड देखो, तो इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड के अबाउट यहाँ पे मिथाइल है, ठीक है। तो इस केस में ना, इस केस में अगर ये कंपाउंड फोकस करो तो इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो 2 कंपाउंड आप अलग कर दी, यहाँ पे 2 अलग कंपाउंड आपको मिल गया, बट जो लेफ्ट साइड में है यहाँ पे जो ग्रुप दोनों सेम ही है, यहाँ जो मिलेगा वही यहाँ मिलेगा, यहाँ जो मिलेगा वही यहाँ मिलेगा। तो आप बोल सकते हो कि दोनों साइड का जो इन्वायरमेंट है सेम है, तो यहाँ पे कोई 2 ग्रुप अलग नहीं है, तो ये हो जाएगा
नो ज्योमेट्रिकल, इसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वही मैं कर दूंगा अगर इसी फिगर में जिसमें हम लोग कर देंगे, अगर मानते हैं कि हम यहाँ मिथाइल है और यहाँ इथाइल है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो है वहाँ पे इधर यहाँ गया तो यहाँ कुछ नहीं है, बट यहाँ पे OH है, तो दोनों ग्रुप अलग अलग हो गया, एक ग्रुप अलग है, एक ग्रुप अलग है, लेफ्ट साइड का भी दोनों ग्रुप अलग हो गया। इसमें इसका मतलब क्या होगा, इसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है। सिमिलरली अगर इस फिगर को देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो राइट में क्या है, राइट में दो अलग ग्रुप है, लेफ्ट में देखो यहाँ पे OH है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे NO2 है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी लेफ्ट का जो भी ग्रुप्स है वो भी क्या है, कहीं ना कहीं अलग है, डिफर करेगा तो इसमें क्या है, ज्योमेट्रिकल का पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल का पॉसिबिलिटी है। बात समझ में आ गया? सिमिलर ध्यान दोगे, एक होता है मैलिक एसिड। क्या होता है? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड होता है सिस फॉर्म में, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और दोनों जो एसिड ग्रुप है वो सेम साइड होगा, OH, दूसरे का एसिड भी सेम साइड होगा, मतलब सिस फॉर्म में है। इसमें होता है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे H बॉन्डिंग होता है, यहाँ पे H बॉन्डिंग होता है। मैलिक एसिड में H बॉन्डिंग होगा और एक साइक्लिक रिंग फॉर्म करेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, ये किसी का आइसोमर्स होता है फ्यूमरिक एसिड, तो फ्यूमरिक एसिड ट्रांसफॉर्म होता है। क्या होता है? ट्रांसफॉर्म। एक एसिड होगा राइट में, देखो एसिड होगा नीचे लेफ्ट में, ठीक है, ये ध्यान देना। मैलिक एंड फ्यूमरिक में डिफरेंस क्या होता है? तो मैलिक होता है सिस फॉर्म का एसिड और फ्यूमरिक होता है ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर आपसे कोई पूछेगा कि मैलिक फ्यूमरिक में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ध्यान देना, अगर मैलिक फ्यूमरिक हम एसिडिटी के टर्म में कंपेयर कर रहे हैं, एसिडिटी में ध्यान देना, अगर यहाँ पर चूंकि दो एसिडिक एच है, हम बात करेंगे एसिडिटी टर्म में, तो एक टर्म होगा Ka के रिस्पेक्ट में, Ka1 एंड Ka2। देखो जो पहला हाइड्रोजन है आपका मैलिक का, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ट्रैप हो चुका है, यानी बॉन्ड में बंधा हुआ है, उसको निकालना मुश्किल होगा। तो K में पहला H निकालना आसान किससे? तो पहला H निकालना है फ्यूमरिक से आसान होगा, क्योंकि मैलिक एसिड का जो H है वो साइक्लिक रिंग के पार्ट में हाइड्रोजन बॉन्ड से बना हुआ है, तो निकालना उसके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसके कारण जो K होता है ज़्यादा किसका होता है? ज़्यादा होता है फ्यूमरिक का, K1 ज़्यादा होता है, तो फ्यूमरिक ज़्यादा होगा मैलिक से। बट K2 का बात करेंगे तो K2 ध्यान देना कि अगर हम बात कर रहे हैं K2 का, ठीक है, तो इस K2 में क्या होगा, वंस एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा चीज़ को चेंज करना, जो मैं बोल रहा था, देखो यहाँ पे अब मैलिक फ्यूमरिक का बात करो तो ये जो एच दिख रहा है आपको मैलिक में, यहाँ इसको निकालना आसान होता है, ये निकल जाता है, ठीक है। और K1 का बात करें तो K1 में आपका मैलिक इजी होगा, ठीक है। वो जो K2 होता है, तो K2 में क्या होता है, जो सेकंड H है वो ट्रैप होता है H बॉन्डिंग में, वो यहाँ ट्रैप होता है, ठीक है। तो K2 निकालना आसान होता है फ्यूमरिक से, तो K2 में फ्यूमरिक ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना। अब ध्यान दोगे, एक होता है 1,2-डाइक्लोरोइथेन। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाता है तो नॉर्मली क्या जो होता है, सिस फॉर्म ज़्यादा सिस और ट्रांस में ज़्यादा स्टेबल होता है ट्रांस। तो अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी का, तो नॉर्मली ध्यान देना, नॉर्मली पॉइंट एक चीज़ ध्यान देना कि जनरली क्या होता है, अगर बात करते हैं स्टेबिलिटी में, तो स्टेबिलिटी का बात कर रहे हैं, तो सिस ट्रांस में से ट्रांसफॉर्म नॉर्मली क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है।
ये ध्यान देना। तो स्टेबिलिटी ट्रांस में ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, ठीक है। तो सिस में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है। ये हो जाएगा स्टेबिलिटी का रीजन, ये हो जाएगा स्टेबिलिटी का रीजन। तो कौन सा स्टेबल होगा जी, आपका ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। सिमिलर ध्यान देना, अगर बोलते हैं पैकिंग, तो पैकिंग वाले पैरामीटर पे, तो पैकिंग वाले पैरामीटर में ट्रांस का पैकिंग बेटर होता है एज कम्पेयर टू सिस, ठीक है। अब पैकिंग पे डिपेंड, जो पैकिंग होता है प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट, क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट। जिसका पैकिंग बेटर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तो अगर बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट में ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर हो जाएगा ट्रांस एनसिस में ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टी ध्यान सेट करना, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं पोलैरिटी पे। तो नॉर्मली जो पोलैरिटी होता है वो डिपेंड ज़्यादा होता है सिस का ट्रांस से, और जो पोलैरिटी है उस पर डिपेंड करता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉर्मली जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा किसका होगा जी, तो बॉइलिंग नॉर्मली ज़्यादा होता है सिस का एज कम्पेयर टू ट्रांस। ये जो कुछ पैरामीटर्स जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान ना, तो नॉर्मली क्या स्टेबिलिटी में क्या होगा, सिस आगे होगा, सॉरी नॉर्मली स्टेबिलिटी में नॉर्मली आगे कौन निकलेगा जी, ट्रांस निकलेगा, ठीक है। क्योंकि ट्रांस में क्राउडिंग क्या होता है, कम होता है, क्या होता है कम होता है। और ध्यान ना, तो अगर ये एग्जाम्पल आपको सामने ले रहे हैं 1,2 डाइक्लोरोइथेन, इसका फिगर यहाँ दिया हुआ है। तो ध्यान ना, इसका एक सिस फॉर्म होगा, इसका एक ट्रांस फॉर्म होगा। तो सिस फॉर्म में होता है क्या, सिस ध्यान देना, यहाँ पे देखो क्लोरीन के पास वैकेंडी खाली होता है, सील पे अपन लोन पर भी है और सील पे अपना वैकेंडी भी खाली है। तो उसमें क्या होता क्या है कि सीएल का ध्यान देना, मान लेते हैं यहाँ सीएल का जो यहाँ ये वैकेंडी मान लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन पे वैकेंडी होता है। ये जो पाई बॉन्ड है, मान लें पाई बॉन्ड ब्रेक किया और यहाँ पे चाहे नेगेटिव बना है चाहे पॉजिटिव बना, और इस पॉजिटिव पे यहाँ का लोन पे अटैक कर लिया, ठीक है। और जो नेगेटिव है यहाँ पे वैकेंडी में चला गया, तो अल्टीमेटली सिस्टम ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सीएल पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। सेम काम ऊपर वाले सिस में करो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। बट यहाँ जो पॉजिटिव नेगेटिव आता था वो पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन करता है। तो सिस और ट्रांस में ज़्यादा कब क्लोज होगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो ट्रांस में ज़्यादा, सॉरी आपका ज़्यादा क्लोज कब होगा, सिस में ज़्यादा क्लोज दिख रहा है आपको, सिस में आपको ज़्यादा क्लोज दिख रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि सिस में अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा किसका हो जाएगा, सिस का ज़्यादा हो जाएगा ट्रांस कंपेयर में। नॉर्मली ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है, बट इस केस में 1,2 डाइक्लोरोइथेन का जो केसेस है उसमें क्या होगा, उसमें सिस का स्टेबिलिटी ट्रांस से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना। इसमें कोई प्रॉब्लम हो चलो तो पूछेंगे मेरे से। सर। ठीक है, तो आप लोग सब लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन दिख रहा होगा। यहाँ पे टेबल बना हुआ, टेबल में आपका यहाँ पे लेफ्ट में कंपाउंड्स लिखा हुआ है और बोला गया है इस कंपाउंड का 2 फॉर्म बनाओ, सिस ट्रांस बनाओ, और स्टेबिलिटी, पैकिंग, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, पोलरिटी एंड डेल्टा एच ऑफ कम्बशन, डेल्टा एंथैल्पी ऑफ कम्बशन। तो कम्बशन जो डिपेंड करता है ये होता है स्टेबिलिटी के इनवर्सिव प्रोपोर्शन। तो जो जितना स्टेबल रहेगा उस एनर्जी कम निकलेगा, जो जितना स्टेबल होगा उस एनर्जी उतना ही, जो जितना स्टेबल होगा उतना एनर्जी क्या होगा, कम निकलेगा। जो जितना अनस्टेबल होगा एनर्जी ज़्यादा निकलेगा, ठीक है।
डेल्टा हीट ऑफ कंबशन सिंपली डिपेंड करेगा आपके स्टेबिलिटी पे। जो जितना स्टेबल होगा उतना एनर्जी क्या होगा, कम निकाल लेगा जलाने पे, और जो जितना अनस्टेबल होगा उससे एनर्जी क्या होगा, हाई निकलेगा। उससे एनर्जी क्या निकलेगा, हाई निकलेगा। ठीक है, तो आप लोग इन सब पैरामीटर पे इन सारे कंपाउंड का सिस एंड ट्रांस को आप अरेंज करोगे। ठीक है, तो पहले के लिए मैंने बता दिया कि हर केस में क्या होगा, कौन सा आगे होगा, सिस और ट्रांस आगे होगा। बाकी टेबल फिलअप करो आप फास्ट। ठीक है, बाकी क्वेश्चन का टेबल को फिलअप करना है, जल्दी से फिलअप करेंगे आप लोग। बच्चों लोग ध्यान देना, पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग अरेंज कर चुके हैं। आपको पता है कि इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ट्रांसफॉर्म स्टेबल होगा सिस से, क्योंकि इसमें हिंड्रेंस कम होता है। पैकिंग बेटर किसका होता है, ट्रांस का होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका बेटर होगा, ट्रांस का होगा, क्योंकि पैकिंग और मेल्टिंग पॉइंट आपस में क्या कनेक्टेड है। बॉइलिंग पॉइंट इन पोलरिटी आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट है पोलरिटी, ज़्यादा पोलर कौन होता है, तो सिस ज़्यादा पोलर होता है। सिस अगर ज़्यादा पोलर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई होगा, सिस का ही होगा। कंबशन का बात करते हैं तो कंबशन जो होगा लिंक होगा स्टेबिलिटी से। डेल्टा जब कंबशन जो है इनवर्सिव प्रोपोर्शनल तो क्या होता है, स्टेबिलिटी। तो जितना कम स्टेबल होगा उसका एनर्जी हाई होगा। इसमें सिस जो है अनस्टेबल है ट्रांस रिस्पेक्ट में, तो सिस का वैल्यू ट्रांस से ज़्यादा होगा। ये तो पहला क्वेश्चन। अब हम ना जो हम लोग बात कर रहे थे इस क्वेश्चन का ध्यान दोगे, ठीक है। तो हम लोग जस्ट बात कर रहे थे इस क्वेश्चन का। यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है ना 1,2 डाइक्लोरोमीथेन का जो काम कर रहे हो ना वैकेंडी का यूज करके, ये बस क्लोरीन के केस में होता है। इसमें अगर तुम ब्रोमीन और आयोडीन जोड़ दोगे तो ये काम मत करना। ठीक है, अगर हम ब्रोमीन आयोडीन जोड़ते हैं तो काम नहीं होगा। फ्लोरीन में भी होता है, क्योंकि फ्लोरीन में आपका वैकेंडी नहीं होता है, बस लोन पर होगा, इसका बस वैकेंडी नहीं है। नो इसमें क्या बोलोगे, नो वैकेंडी। बस में अब ध्यान ना, तो अगला यहाँ पे देखो क्लोरीन और आयोडीन है, तो यहाँ पे आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई मत नहीं करना। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, पैकिंग बेटर किसका होगा, ट्रांस का सिस से। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, ट्रांस का ज़्यादा होगा सिस से। अगर बात करते हैं हम लोग पोलरिटी का, तो सिस का ज़्यादा ट्रांस से। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी सिस का ज़्यादा होगा ट्रांस से। ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होगा सिस से, क्योंकि इसमें हिंड्रेंस कम है। तो अगर स्टेबिलिटी ट्रांस से ज़्यादा होगा तो हीट ऑफ कंबशन जो होगा सिस का ज़्यादा होगा। बीआर वाले केस में सेम रहेगा, बीआर वाले केस में सिमिलर आंसर होगा। ठीक है, सीआर वाले केस का हम लोग देख चुके हैं। सीआर वाले केस में स्टेबल कौन होता है, तो सिस स्टेबल हो जाता है। सिस स्टेबल हो जाएगा तो फर्क कहाँ पड़ेगा, फर्क यहाँ पड़ेगा आपकी कंबशन में। कंबशन में ट्रांसफर कंबशन एनर्जी ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, बस पैकिंग ट्रांस बेटर होता है यार हमेशा, तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ट्रांस से ज़्यादा होगा। पोलरिटी बेटर किसका है, तो पोलरिटी बेटर सिस का है। सिस इसमें ज़्यादा पोलर है, तो बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा किसका होगा, सिस का हाई होगा, सिस का हाई होगा। ये ध्यान रखना। ठीक है, अब ऊपर का जो दोनों आंसर था ना, यानी ये और ये आंसर था, वही आंसर क्या हो जाएगा, वही आंसर नीचे हो जाएगा यहाँ पे सेम। ठीक है, ये ऊपर यहाँ का आंसर देखा हो, वही आंसर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब आता हम लोग COCH पे। अगर दोनों COCH होगा, COCH में अगर सिस रहेगा, इसमें स्टेबल कौन होता है, इसमें स्टेबल कौन होता है, दोनों COCH होगा तो उसमें ध्यान रखना
देखो यार, पोलर ज्यादा पोलर कौन होगा? सिस होगा। बॉइलिंग पॉइंट हाई किसका होगा? सिस का होगा। ठीक है, फिर पोलरिटी भी होगा। पैकिंग बेटर किसका होता है? ट्रांस का होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? ट्रांस से ज्यादा होगा। ठीक है, बात करते स्टेबिलिटी पे। तो स्टेबिलिटी में ध्यान देना, इसमें चूंकि सिस वाले में एच बॉन्डिंग है, एच बॉन्डिंग होगा तो सिस का, तो उसके सिस का स्टेबिलिटी क्या होता है? ट्रांस से ज्यादा हो जाएगा, ट्रांस से ज्यादा हो जाएगा। इस केस में स्पेशल केस है जहाँ पे सिस का स्टेबिलिटी ट्रांस से ज्यादा हो रहा है ड्यू टू एच बॉन्डिंग, ड्यू टू एच बॉन्डिंग। अगर स्टेबिलिटी का ए होगा तो इसका जो कंबशन है, कंबशन का क्या हो जाएगा? ट्रांस। सिस ज्यादा स्टेबल है तो ट्रांस का जो कंबशन एंथैल्पी है वो सिस से ज्यादा हो जाएगा, सिस से ज्यादा हो जाएगा। ये ध्यान देना। अगला पॉइंट ध्यान देना, अगर मानते हैं कि नाइट्रो इन OCH3, तो नाइट्रो इन OCH3 पर अगर बात करता हूँ लोग, तो अगर इसको ध्यान दोगे आप, नाइट्रो वाले में पोलर ज्यादा कौन होगा? इसको ना वेक्टर से सोच सकते हैं हम लोग। तो अगर आपके पास एक नाइट्रो है, नाइट्रो कैसा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन बिट ड्राइंग। और एक OCH3 है जो डेंसिटी सप्लाई कर सकता है, डेंसिटी सप्लाई कर सकता है। तो नाइट्रो अगर डेंसिटी खींच रहा तो यहाँ पे OCH3 लोन पर का यूज करके डेंसिटी दे रहा है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में ऐड होगा। ठीक है, इसके में तो इस केस में आपका पोलरिटी का वो किसका, अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में ऐड हो रहा है, अगर ये इसी को हम बोलते हैं कि सिस में रहता, तो सिस में रहता तो क्या होगा था? नाइट्रो इधर है और OCH3 इधर है, तो इसका ये जो वेक्टर देगा डेंसिटी वो कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, और ये खींचेगा इधर जाएगा। तो दोनों का वेक्टर क्या है? कोहेरेंट नहीं है, एक साथ नहीं अप्लाई हो पा रहा है। तो वेक्टर क्या है? इसमें ट्रांस वेक्टर दिख रहा है मेरे को। तो दोनों वेक्टर में क्या है? एक अलाइनमेंट है, एक अलाइनमेंट है। तो क्या होगा? तो इस केस में अगर बोलेंगे कि सम ऑफ वेक्टर किसका ज़्यादा होगा? ऊपर वाले फेयर का सम ऑफ वेक्टर हाई होगा। ठीक है, इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में अगर बोलेंगे स्टेबिलिटी ज़्यादा किसका आता है? स्टेबिलिटी ट्रांस से ज़्यादा होगा देन सिस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पैकिंग का बात करते हैं तो ट्रांस बेटर होता है सिस से पैकिंग में। तो पैकिंग मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा किसका? ट्रांस का सिस से ज़्यादा होगा। आते हैं पोलरिटी, तो पोलरिटी इसमें किसका ज़्यादा होगा? तो इसमें ट्रांस का पोलरिटी ज़्यादा होगा सिस से, वही बताए थे। इसमें पोलरिटी ट्रांस का ज़्यादा होगा देन सिस। अगर पोलरिटी ज़्यादा होगा ट्रांस का, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होगा? ट्रांस का ही होगा। और हीट ऑफ कंबशन का बात करता है तो जो जितना स्टेबल होगा उतना ही उसका हीट कम निकलेगा। तो इसमें हीट ज़्यादा किससे निकलेगा? सिस का हीट ज़्यादा निकलने वाला है देन ट्रांस। ठीक है, अब यहाँ पे जो आंसर वही आंसर नीचे कॉपी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे CN इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और CH3 इलेक्ट्रॉन डॉटिंग ग्रुप है। तो यही जो ऊपर रीजन है वही रीजन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसका सारा का सारा सिमिलर बॉक्स फिलअप कर सकते हैं आप। और यहाँ पे COH and OH है, इसमें भी क्या है? इसमें भी H बॉन्डिंग का केस हो सकता है। ठीक है, इसमें जो यहाँ जो आंसर था आपका वही आंसर यहाँ में रिपीट हो जाएगा, लास्ट वाला केस में रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ये रहेगा ऑल अबाउट सिस एंड ट्रांस। तो हम लोग सिस एंड ट्रांस जो मिडिल क्लास में खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में ENZ सिस्टम। ठीक है, तो आपके जो मिडिल क्लास रीजन पे एक क्लास और लाएगा मेरे को। हम लोग ENZ और सीखेंगे एक रूल होता है CIP रूल। ठीक है, ये ENZ पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा CIP रूल। ये भी हम लोग खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।